बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे जो 10th क्लास है। अ, कल मैंने आपको प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाया था कि प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट कहलाती है जो कि स्क्रीन पे किसी चीज को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे किसी चीज को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कल हम यहाँ तक ऑपरेशन तक पढ़ लिया हुआ था। आउटपुट स्क्रीन पे अगर हमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए हम जो चीज इस्तेमाल करेंगे, जो स्टेटमेंट, जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रिंट स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। और प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स, दो तरीके के सिंटैक्स हैं और हमने कल दोनों तरीकों के सिंटैक्स इस्तेमाल किए थे। एक सिंटैक्स तो बिल्कुल सिंपल, कोई लाइन प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोई लाइन है, उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल कोई भी चीज आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको मैनुअली लिख के आप प्रिंट कर सकते हैं। और एक जो प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स है वो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे इस्तेमाल किया जाता है कि वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। अगर हम चाहते हैं कि वो वैल्यू हम स्क्रीन पे प्रिंट करें तो उसके लिए हम ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं। दोनों सिंटैक्स आप देख लेंगे, पहले प्रिंट एफ है, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम कोई भी चीज लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करेंगे और एंड पे हम सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये चीज जो भी हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे इन इन्वर्टेड कॉमर्स के, वो स्क्रीन पे आउटपुट पे आ जाएगी जब आप कोड को रन करेंगे। लेकिन दूसरा सिंटैक्स आप देखें कि जब हम प्रिंट एफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम डाटा टाइप लिखेंगे और डाटा टाइप के बाद जब हम कोमा लगा के वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो वेरिएबल के अंदर कोई भी जो भी चीज स्टोर है वो इस डाटा टाइप के मुताबिक आउटपुट में आ जाएगी। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लें कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, ये एक एग्जाम्पल है कि वेरिएबल ए के अंदर जो सी वैल्यू स्टोर है आप उसको स्क्रीन पे प्रिंट करें। तो हमने पहले वेरिएबल डिफाइन किया कि हमारे पास एक वेरिएबल ए है, उसका उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर होगी और उस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू 10 रखते हैं और ये सेमीकोलन लगा दिया। तो अब एक डब्बा बनेगा, बॉक्स, उसमें ए के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। जब आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप प्रिंट एफ लिखेंगे, डाटा टाइप लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर है तो परसेंटेज डी लिखेंगे या परसेंटेज आई भी लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से आपकी जो आउटपुट आएगी वो सही आएगी। तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलती होगी। आगे आप ए जो आपका वेरिएबल का नाम है वो लिखेंगे और रिटर्न जीरो लिखें तो बेहतर है, ना लिखेंगे तो कोई भी अभी इस लेवल पे तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये जब आप इसको कोड को रन करेंगे तो आपका आउटपुट में 10 आ जाएगा। आगे जो चीज हम अभी डिस्कस कर आगे जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो हमारी है स्कैन एफ स्टेटमेंट। स्कैन एफ स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होती है? स्कैन एफ स्टेटमेंट इसलिए इस्तेमाल होती है कि जब आपने कोई वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है। मिसाल के तौर पर आप यूजर को कहेंगे कि वो वैल्यू इनपुट दे, आप खुद नहीं स्टोर करेंगे। मिसाल के तौर पर अब ये वेरी हमने इस वेरिएबल में ए 10 खुद स्टोर करवाया था वेरिएबल ए में। तो अब हम 10 खुद स्टोर नहीं कराएंगे, हम यूजर को कहेंगे कि वो जो सी मर्जी वैल्यू उसमें रख सके। तो आपको भी नहीं पता होगा कि वो क्या रखेगा, तो वो जो सी मर्जी वैल्यू रखे। तो उसके लिए जो हम स्टेटमेंट है वो स्कैन ऐप इस्तेमाल करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। मिसाल के तौर पर हर बच्चे के मार्क्स डिफरेंट होते हैं तो हम यूजर को कहेंगे कि वो अपने नंबर खुद इनपुट करे। बेशक उसके 73 है 100 में से 74 है, तो जो स्टेटमेंट हम उसमें इस्तेमाल करेंगे वो स्कैनर स्टेटमेंट होगी। तो स्कैनर स्टेटमेंट का सिंटैक्स जरा प्रिंटर स्टेटमेंट से मिलता जुलता है। हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि स्कैनर स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं करवाता। इसका आउटपुट स्क्रीन पे कोई काम नहीं होता, लेकिन ये सी लैंग्वेज के अंदर काम करता है। यूजर से इनपुट लेके उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना बस इसका काम है। आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ जो चीज शो करवाएगा वो प्रिंट स्टेटमेंट है। इसके अलावा आउटपुट स्क्रीन पे कोई स्टेटमेंट शो कोई भी स्टेटमेंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो आउटपुट स्क्रीन पे आके कोई वैल्यू शो करवाए। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अलावा कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकती आउटपुट स्क्रीन पे। तो स्कैनर स्टेटमेंट का काम क्या है? यूजर से वैल्यू इनपुट लेके
वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना, और हम फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी वैल्यू शो करवाने के लिए। स्कैन एफ इस्तेमाल नहीं होगी। स्कैन एफ का काम है यूजर से वैल्यू लेके बस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना, और उसका कोई काम नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने एक करेक्टर ए हमने इनिशियलाइज करवाया है, और ये जो चीज है इस चीज को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये 30 का मतलब है कि करेक्टर ए के अंदर जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर भी 30 बॉक्सेस और हैं। इस बॉक्स के अंदर भी 30 बॉक्सेस और हैं। तो ये जो चीज है इसका मतलब है कि एक बड़े बॉक्स के अंदर 30 बॉक्सेस और है। तो ये हम डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो ये हमने एक करेक्टर हमने एक इनिशियलाइज करवाया है ए, और उसमें हम कह रहे हैं एंटर योर नेम, नेम एंटर करें। तो प्रिंट एफ जो स्क्रीन पे होगा वो सबसे पहले क्या होगा, एंटर योर नेम। ये देख लें आप यहाँ पे प्रिंट एफ क्या हुआ है, एंटर योर नेम। उसके बाद स्कैन एफ हम कर रहे हैं, चूंकि ये करेक्टर है तो हम परसेंटेज सी या परसेंटेज एस दोनों कर सकते हैं। तो परसेंटेज सी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हम इसकी एग्जांपल एक अभी करते हैं उधर जाके। तो स्कैन एफ में हमने परसेंटेज एस डाटा टाइप लिखी है, और स्कैन एफ में आपने जो वेरिएबल का नेम है उसके साथ ये वाला एंड लाजमी लगाना है। ये वाला एंड नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, कोड रन नहीं होगा। स्कैन एफ में बस ये एंड आएगा। तो क्या काम करेगा कि जो भी आप वैल्यू, मिसाल के तौर पर मैंने ये अलियान लिखा है और मैं एंटर जब प्रेस करूंगा तो ये जो मैंने अलियान लिखा है ये चला जाएगा वेरिएबल ए के अंदर। ये इस वेरिएबल के अंदर चले जाएगी, और फिर मैंने इसी वेरिएबल को प्रिंट एफ के जरिए प्रिंट कर दिया है। ये सपोज डाटा टाइप, और ये जो हम जिस तरह हमने ऊपर भी सिंटैक्स देखा है प्रिंट एफ का, सेम उसी तरह हमने इसको प्रिंट करना है। और रिटर्न जीरो आप लिखें भी तो कोई इशू नहीं आता। इसकी एक हम एग्जांपल अभी कर लेते हैं। हम्म, यहाँ पे मैं एक फाइल सेव कर देता हूँ स्कैन एफ के नाम से, और सबसे पहले मैं हेडर फाइल डालता हूँ। इसको कर लेते हैं hashtag include stdio.h init में, और ब्रैकेट्स। अब हम लिखेंगे कोई एक वेरिएबल हम पहले इनिशियलाइज कराते हैं। इनिट इंटीजर एक वेरिएबल मैंने ए इनिशियलाइज कराया है। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए सेमीकोलन। अब हम स्कैन एफ इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज डी इंटीजर की डाटा टाइप होती है, कोमा। स्कैनर में हम एंड इस्तेमाल करते हैं तो एंड ए लिखा। अब मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ। अगर हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और ये एंड में खत्म कर दूंगा। तो जब मैं इस कोड को पहले मैं सेव कर देता हूँ सी फाइल, सी के हिसाब से मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब देखिए आपको शो हो रहा है। जब मैं इस कोड को अब मैं इस कोड को आपको रख करके दिखाऊंगा। जब मैं इसको रन करूंगा कोड को, तो अभी देखिए मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो वो मेरे से पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू पुट करो। तो मैं ए की वैल्यू 10 पुट करता हूँ, तो मैं देखिए मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, साथ ही 10 आ गया। तो ये जो चीज है एंटर द वैल्यू ऑफ ए हमने प्रिंट एफ के जरिए करवाया था, और ये जो 10 मैंने पुट किया है ये 10 ए के अंदर स्टोर करवाया है स्कैन एफ ने। ये स्कैन एफ का काम है कि इनपुट जो वैल्यू हम करेंगे उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना। तो आगे इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज। इसका मतलब है कि ये सिंपल इस तरह का इस तरह प्रिंट हो जाएगा, इसका और कोई काम नहीं है।
असल काम होता है ये चीज, ये डाटा टाइप है और ये वेरिएबल का नाम है। मतलब इस ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर है और वो इस जगह पे आके प्रिंट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन में। तो अभी मैं आपको इसको भी रन करके दिखाता हूँ। देखिए जब मैं इसको रन करूंगा तो मैंने अब अगर 10 पुट किया है तो देखिए अब मेरे पास आउटपुट में क्या आया, द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज 10। तो मतलब आउटपुट ठीक है ये। तो ये बेसिकली हमारा स्कैनर का काम होता है और इस तरह हम स्कैनर स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप इस एग्जांपल को इजी में लें जो मैंने अभी आपको समझाई है, तो वो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। तो तो ये हमारी प्रिंट स्कैनर स्टेटमेंट यहाँ पे मुकम्मल हो गई है ऊपर। अब अगर हम एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे कि मिसाल के तौर पर हमने लिखा है प्रिंट एफ एंटर द नेम ऑफ स्कूल, स्कैन एफ परसेंटेज एस, प्रिंट एफ एंटर योर नेम। तो बेसिकली स्कैनर स्टेटमेंट काम ही इस तरह करती है कि प्रिंट एफ पे पहले हम कोई चीज प्रिंट करवाएंगे। तो अगर हम कोई भी वैल्यू मिसाल के तौर पर 10 इनपुट देते हैं तो वेरिएबल जो हमने इनिशियलाइज कराया होता है उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर कराता है। स्कैनफ किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएगा वैल्यू? स्कैनफ हमेशा उस वेरिएबल के अंदर जाके वैल्यू स्टोर कराता है जो हम उसको देंगे। हमने स्कैनफ में वेरिएबल क्या दिया है, ए दिया हुआ है। तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं 10 लिखूंगा आउटपुट में, तो वो 10 इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा और कहीं और किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर नहीं होगा। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है चेक इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, बहुत से बच्चे स्टूडियो इस पे लिख रहे थे तो एस टी डी आई हुआ है, ये स्टूडियो नहीं है। तो ये असल में होती क्या है, ये एक लाइब्रेरी होती है। जिस तरह लाइब्रेरीज में बुक्स की कलेक्शन होती है इसी तरह इस लाइब्रेरी में, इस तरह की जो लाइब्रेरी होती है उसमें रिजर्व्ड वर्ड्स की कलेक्शन मौजूद होती है। और सी लैंग्वेज को ये पता होता है कि ये जो रिजर्व वर्ड प्रिंट एफ है इसका काम क्या है, स्कैन एफ जो हम इस्तेमाल करें इसका काम क्या है। ये हमने नहीं उसको बताया कि स्कैन एफ का मतलब इनपुट लेना है यूजर से या प्रिंट एफ का मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। ये इस लाइब्रेरी के अंदर बताया गया है कि ये जो प्रिंट एफ हम लिखेंगे तो उसका काम है आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट देना, और स्कैन एफ जो हम लिखेंगे उसका काम है इनपुट लेना और वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना। तो ये प्रिंट एफ स्कैन एफ का बेसिक काम होता है। उसके आगे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखें, टेक टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डू द फॉलोइंग ऑपरेशंस एंड प्रिंट दैट ऑन द कंसोल स्क्रीन। तो हम ये वाला अभी कोड इंशाल्लाह इसको बनाते हैं और कंप्लीटली इसको हल करेंगे। तो ताकि अभी लाइव हम इंशाल्लाह इसको करते हैं ताकि आप लोगों को भी इस कोड की अच्छे तरीके से समझ लग जाए। तो देखें, हमने दो नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं और उसके साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने हैं। तो दो नंबर्स हम दो इंटीजर्स ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर इंटीजर ए एंड बी। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए हम लेंगे एक, और साथ ही मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी। प्रिंट एफ जब मैं एंटर द वैल्यू पे करूंगा तो मैं ए की वैल्यू साथ ही ले लूंगा और उसको उस वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करवा दूंगा, और यहाँ पे मैं बस बी लिख लूंगा। तो इतना जो हमने कोड किया है उससे हमें फायदा क्या होगा, उससे हमें फायदा ये होगा कि ए और बी दो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएंगे, दो बॉक्सेस बन जाएंगे, एक ए के नाम से और एक बी के नाम से। और कोई भी वैल्यू जो हम यूजर इनपुट करेगा वो मिसाल के ऊपर ए की वैल्यू में 10 रखता हो तो वो 10 आ जाएगी, इसके अंदर बी की वैल्यू में 20 रखता हो तो बी के अंदर 20 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये स्कैन एफ की वजह से होगा। आगे हमने पहला एक्सप्रेशन क्या करना है, ऐड देम, हमने ऐड करना है। तो मैं इन दोनों का जो एडिशन है वो भी किसी एक वेरिएबल के अंदर ही रखवाऊंगा। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे सम का भी करवाता हूँ, एक सम का करवाऊंगा एक सब्ट्रैक्ट का करवाऊंगा। सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई का भी करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, और आगे एवरेज भी है तो मैं आपको एवरेज का भी करवा देता हूँ, RAGE एवरेज।
तो ये सारे वेरिएबल्स आप देख लें कि मैंने ये ऊपर लाइन में सारे इनिशियलाइज करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने सिर्फ रिजल्ट स्टोर करवाना है। सम में क्या होगा, सम बराबर हो जाएगा ए प्लस, सम बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के, सब्ट्रैक्ट बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी के, डिवाइड हो जाएगा ए डिवाइड बी के, मॉडुलस हो जाएगा ए परसेंटेज बी के, और एवरेज हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू के। क्योंकि एवरेज आप निकालते हैं तो दो नंबर है, तो उन दोनों को प्लस करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी अब दो नंबर ऐड होके सम के अंदर चले जाएंगे, दो नंबर माइनस होके सब्ट्रैक्ट के अंदर चले जाएंगे, दो नंबर मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई के वेरिएबल के अंदर चल जाएंगे। तो ये हमने एक दो तीन चार पाँच छह वेरिएबल्स बना दिए। अब इनके आउटपुट पे भी चाहिए मुझे, ये सब कुछ आउटपुट भी चाहिए। तो प्रिंट एफ में करूंगा सम परसेंटेज डी, सब्ट्रैक्ट परसेंटेज डी, इसी तरह मल्टीप्लाई भी, और इसी तरह डिवाइड भी, इसी तरह मॉडुलस भी, और इसी तरह एवरेज। तो ये सारे वेरिएबल्स प्रिंट भी हो जाएंगे। तो चलिए इन इस कोड को भी हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं हम। अ, ये हम लोग जी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हम पुट करते हैं जी 10। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी जी 20। अब देखें मेरे पास सारे रिजल्ट्स आ गए कि जी सम 30 होगा इन दोनों का, सब्ट्रैक्ट -10 होगा क्योंकि ए माइनस बी है, तो 10 - 20 - 10 आता है। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 200 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। मॉडुलस क्या होगा जी 10 होगा। और एवरेज क्या होगी जी 15 होगी। तो ये सारे रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। तो आपने गौर किया होगा कि डिवाइड जो है वो पॉइंट्स पे क्यों नहीं आया, इसी में क्यों आया। तो डिवाइड इसमें इसलिए आया है क्योंकि हमने डिवाइड को इंटीजर रखा था, फ्लोट नहीं था रखा। तो हम डिवाइड को यहाँ पे सिर्फ जो डिवाइड है इसको हम यहाँ पे फ्लोट कर देते हैं ताकि डिवाइड की वैल्यू हमारी पॉइंट्स में आए। ये डिवाइड को मैंने पॉइंट्स में करने के लिए उसको फ्लोट कर दिया, तो यहाँ पे भी परसेंटेज एफ आएगा। तो जब आप इसको दोबारा रन करेंगे, एक बार दोबारा रन कर दे, और यहाँ पे मैं जरा ये डाल दूँ ताकि बिल्कुल साथ ना जुड़ा रहे वो, और एक स्पेस भी डाल देता हूँ। हाँ, चलिए इसको एक दफा दोबारा करते हैं। एक मिनट। हम्म, देखिए अब डिवाइड की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है। एक दफा दोबारा हम कर लेते हैं। हाँ, अब देखें ए की वैल्यू मैंने 10 पुट की, बी की वैल्यू मैंने 20 पुट की। तो ये देखिए अब हमारा ये सारा कुछ सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था। बाकी इंशाल्लाह आगे हम अ, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बुक का होगा। बुक से भी एक एक नज़र देख लेते हैं अभी, ताकि जो बुक के कंसेप्ट है वो भी हम पूरे तरीके से कवर कर लें और कोई चीज़ रह ना जाए। तो बुक में हमने प्रिंट स्टेटमेंट अभी डिस्कस कर ली थी। फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये जो हम सेमीकोलन लगाते हैं, ये इस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। ये मैंने ब्लड आपको पहले ही बता दी है सारी। ये एक सिंपल कोड्स लिखे हैं, जैसे फ्लोट हाइट हम एक वेरिएबल है और इनिट एज क्या है, तो इसको प्रिंट करवाया गया है स्क्रीन पे। तो इस तरह के आउटपुट्स भी आप देख लें कि प्रिंट एफ माई एज इज परसेंटेज डी। तो अगर आप गौर से देखें कि इस तरह के भी अगर आपको चीज आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। ये जो माई एज इज परसेंटेज डी की जगह पे क्या आएगा, एज की वैल्यू आएगी। और परसेंटेज एफ की जगह पे क्या आएगा, हाइट की वैल्यू आएगी। तो माई एजेस जो हमने यहाँ पे एज की वैल्यू 35 रखी है, तो ये 35 आ गया है। और हाइट की वैल्यू हमने 5.8 रखी है, तो यहाँ पे 5.8 आ गया। इसी तरह स्कैन एफ स्टेटमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है कि हम
इस तरह से इसको एंड हम लाजमी लगाते हैं। तो देखिए रेड में भी शो हो रहा है, तो आपने एंड लाजमी लगाना है। बाकी कैच स्टेटमेंट रह गई है। कैच स्टेटमेंट जो होती है वो हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हम करेक्टर की डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इनपुट में करेक्टर ले रहे हैं तो हमने गेट स्टेटमेंट लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आउटपुट में कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम करेक्टर वेरिएबल कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंड पे बिल्कुल आप कैच लिख दें, तो इसमें ये होगा कि आपका कोई करेक्टर इधर उधर नहीं जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। कैच की फुल फॉर्म होती है गेट करेक्टर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपको बता दिया गया है। जो इन्वर्टेड कॉमा आगे न्यू लाइन में जाने के लिए हम बैक सेशन इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप जहाँ पे बैक सेशन इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब है कि माय नेम इज अली प्रिंट होगा, उसके बाद बैक सेशन देख के वो पिछली लाइन में यहाँ पे चला जाएगा। वरना वो अगर आप ये बैक सेशन नहीं लगाएंगे तो वो एक साथ ही उसको प्रिंट कर देता है। ये जो टैब आप देख रहे हैं बैकस्लैश टी, ये असल में इस्तेमाल होता है स्पेस देने के लिए। अगर आप इनके नेम और प्रिंट एफ के अंदर नेम के साथ ही बैकस्लैश टी लगा देंगे तो नेम और अली में ऑटोमेटिकली वो 8 स्पेसेस डाल देगा। इसी तरह अली के बाद आप बैकस्लैश लगाएंगे तो वो निचली वाली लाइन में चल जाएगा। फिर अगर आपने फादर नेम्स के आगे ही बैकस्लैश टी लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस डाल देगा। उसके बाद बैक स्लैश एन का मतलब है निचली लाइन में चला जाएगा। उसके बाद मार्क्स के बाद आपने बैक स्लैश टी लगाया है तो उसके बाद मतलब है ऑटोमेटिकली स्पेस डाल देगा। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स हमने बेसिकली तकरीबन सारे पढ़ लिए हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी की वैल्यू वेरिएबल को असाइन करने के लिए। इस इक्वल का मतलब है कि ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। मतलब एक सम का एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स में 5 असाइन हो जाएगा और मतलब 5 उस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये वाले जो इज इक्वल वाले ऑपरेटर्स हैं ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको पता है कि मॉड्यूलस कहते हैं रिमाइंडर को। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि 3 mod 2 करें, तो आप 2 को बाहर रखेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, 2 1 2 और 1 आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो 2 mod 3 = 2, 3 mod 2 = 1। तो ये जो रिमाइंडर होता है ये मॉड का आपका आंसर होता है। इसके बाद अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन आपको बताई गई है कि दो लेंस को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। एडिशन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सब्ट्रैक्शन दो नंबर्स को माइनस करने के लिए। और मॉडुलस रिमाइंडर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हैं, इनको आपने सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपको कुछ एक्सप्रेशन कन्वर्ट करके एक दो मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि ये वाला एक्सप्रेशन आपने सी में हल करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि हमें कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। हमें एक वेरिएबल एक्स चाहिए, एक वेरिएबल वाई चाहिए, एक वेरिएबल जेड चाहिए। हमें 3 वेरिएबल इसमें रिक्वायर्ड है। तो हमने 3 वेरिएबल्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये जो कोड है मैं इसको दोबारा से रीड करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर, बल्कि वेरिएबल्स हैं तो फ्लॉट में भी हो सकती है वैल्यूज। कुछ तो फ्लॉट में मैं लिख देता हूँ फ्लॉट एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड सेमीकोलन। आगे हमें क्या चाहिए? हमें बताया ये गया है कि वाई एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? एक्स वाई जेड की वैल्यू हम यूजर से ले लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, स्कैन एफ, इसी तरह प्रिंट एफ वाई, आगे स्कैन एफ इस तरह प्रिंट एफ जेड के लिए, और स्कैन एफ क्योंकि ये फ्लॉट था तो परसेंटेज एफ हमने किया है। अब वाई की वैल्यू बल्कि हमें नहीं चाहिए, वाई की वैल्यू हमने निकालनी है तो वाई को आप यहाँ से इरेज करता है। अब आप वाई को रखें इज इक्वल
हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है। ये वाला एक्सप्रेशन हमने लिख के दिखाना है अभी। तो इसको जरा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। y = x प्लस 3। 3z है तो 3 मतलब z की मतलब है 3 स्टेरिक z डिवाइडेड बाय 2। इसको आप एक और ब्रैकेट ले सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि 3z से मल्टीप्लाई होगा और 2 से डिवाइड होगा, और जो वैल्यू इसकी आएगी वो x में ऐड हो जाएगी। ये 3 मल्टीप्लाई होगा z से, 2 से डिवाइड होगा, और जो आंसर आएगा इसका वो x के साथ जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ये वाली चीज हल होगी, और जो भी आंसर आएगा वो एक्स के साथ ऐड हो जाएगा। ये चीज। उसके बाद ये हम जेड का क्यूब निकालना है, तो जेड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। आगे प्लस एक्स बाय जेड है तो प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन तो हमने लिख दिया, अब इसको प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ वाई इज, जो भी वाई के अंदर वैल्यू, जो भी ये आंसर आएगा ये वाई के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब इसको रन कर लेते हैं CMD में। GCC फाइल का नेम क्या था? क्या? CAML.C-O CAML.exe। वैल्यू ऑफ एक्स आप मिसाल पर 10 देते हैं, और जेड की वैल्यू आप 20 लिखते हैं, तो वाई की वैल्यू 8040 आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह हमने देख लिया कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया। आगे हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, देख लेते हैं कि मतलब दो वैल्यूज अगर इज इक्वल टू का मतलब है कि दो वैल्यूज अगर इक्वल हैं फुल, मतलब ए के अंदर भी अगर 10 स्टोर है और इज इक्वल टू बी वेरिएबल के अंदर भी अगर 10 स्टोर है, तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू आ जाएगा या 1 आ जाएगा। इसका मतलब नॉट इक्वल टू होता है, ये आपको लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। ये तो सारे हमारे बेसिक ऑपरेटर हैं। ये आगे यहाँ पे आगे डिटेल में भी लिखे हुए हैं कि मतलब अगर 5 = 5 है तो मतलब ये रिजल्ट ट्रू है। आगे 5 इज नॉट इक्वल टू 7, ट्रू है। 5 इज ग्रेटर देन 7, फॉल्स है। 5 इज लेस देन 7, ट्रू है। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू 5 है तो मतलब ये ऑप्शन का आंसर ट्रू है। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4 दोनों ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर आंसर भी फॉल्स है। असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर बराबर नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू असाइन होती है वेरिएबल के साथ, तो A = 10 है तो ये 10 वैल्यू ए वेरिएबल को असाइन हुई है। लेकिन इक्वल टू ऑपरेटर में वैल्यू असाइन नहीं होती, चेक होती है कि क्या A = बी है। मिसाल के तौर पर कि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है और वही वैल्यू बी के अंदर है, तो फिर आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास। एंड का ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर, ये आप पहले भी पढ़ के आए हैं। एंड का ट्रू टेबल है कि अगर जब तक दो वैल्यूज ट्रू नहीं होंगी तो आंसर हमारा ट्रू नहीं आएगा। एक भी फॉल्स हो गई तो आंसर हमारा फॉल्स आ जाता है। आगे हम देखते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर हम पहले वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम और ऑपरेटर देख लेते हैं कि अगर कोई भी एक वैल्यू हमारी ट्रू है तो आउटपुट में हमारे पास
ट्रू आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ गई, एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ गई, दोनों में से एक ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू आ गई आपके पास। आगे देखें, नॉट ऑपरेटर है तो नॉट ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू को चेंज कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। यहाँ पे देखें कि ये दो कंडीशन हैं, दो कंडीशंस के दरमियान ही हमेशा ये ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। नॉट ऑपरेटर एक में भी हो सकता है कि अगर ये भी ट्रू है तो, और ये ऑपरेटर हमारे पास एंड का लगा होगा, 3 इज लेस देन 4 है क्या, है, ट्रू है। और 7 इज ग्रेटर देन 8 फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास आउटपुट में फॉल्स आता है। क्या 3 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है। और 3 इज ग्रेटर देन 1 है, ट्रू है। और को ऑपरेटर लगा हुआ है तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू आ गया। इसी तरह 4 इज ग्रेटर देन 2 है, ट्रू है। और 2 इज इक्वल टू 2 है, टू है। और को ऑपरेटर लगा है तो हमारे पास नॉट ट्रू आएगा, और नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स। उसके बाद 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6, 6 से छोटा नहीं है लेकिन 6 के बराबर है, तो आउटपुट में ट्रू आ गया। ट्रू एंड, ये एंड को ऑपरेटर लगा है। 1 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स है। लेकिन बाहर नॉट लगा हुआ है तो मतलब ये फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स है, वो ये ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, आउटपुट में ट्रू आता है। इसी तरह 8 इज ग्रेटर देन 9 नहीं है। और 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 1 0 से छोटा भी नहीं है। और नॉट है तो मतलब ये ट्रू आ गया। और फॉल्स एंड ट्रू हमारे पास ट्रू आ जाता है क्योंकि ये और लगा हुआ है बीच में। तो आगे हमारे पास यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स आते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि किसी एक नंबर के साथ भी लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे नॉट ऑपरेटर किसी भी एक वेरिएबल के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए के साथ नॉट ए हम करा सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो नॉट ए मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो ये यूनिटरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर है कि जिसके लिए हमें दो ऑपरेटर्स कम से कम चाहिए। हमें ऐड करने, एंड लगाने के लिए तो हमें दो ऑपरेटर्स चाहिए, हमें ए एंड बी करना पड़ता है। तो ये एक ऑपरेटर हो गया और ये दूसरा ऑपरेटर होगा, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है जिनके लिए हमें दो ऑपरेटर्स चाहिए। जिस तरह एंड हो गया और हो गया, ये बाइनरी ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि कौन से ऑपरेटर्स ऐसे हैं कि जो सबसे पहले लगेंगे। तो किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सबसे पहले एक इक्वेशन है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपकी लगी लिखी हुई है यहाँ पे, कि सबसे ज्यादा जो चीज की, जिस चीज की अहमियत है वो हमारे पास ये इन्वर्टेड ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले जो चीज हल होगी वो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है। वो कोई भी हो, जो अगर आपने ब्रैकेट वाले अंदर लिखा है तो सबसे पहले वही हल होती है। तो 5 × 4 सबसे पहले होगा, और वो 20 आ गया। उसके बाद की इसकी प्रेजेंस है, उसके बाद नॉट ऑपरेटर की है, तो इस इक्वेशन में कोई नॉट ऑपरेटर नहीं है। उसके बाद की इसकी प्रेजेंस है, मल्टीप्लिकेशन की है या डिवाइड की है या मॉडुलस की है। अब हम इस लाइन में हैं, इस लाइन में देखें कि डिवाइड हो रहा है। पहले मल्टीप्लिकेशन की है, उसके बाद डिवाइड किया, उसके बाद मॉडुलस किया। तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन की है, अब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा मॉडुलस की है, तो उसके बाद ये मॉड हो जाएगा इन दो नंबर्स का, 7 mod 3। उसके बाद क्या होगा, अपने सिंपल एडिशन होगी, क्योंकि ऐड है तो सिंपल एडिशन है, सिंपल एडिशन है तो आपका रिजल्ट आ जाए। तो इक्वेशन सही तरीके से लिखनी है कि ताकि हमारा आंसर भी सही है। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है, कौन सी चीज सबसे पहले इवेल्युएट होती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 और ये चैप्टर नंबर